तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज हम एग्रीकल्चर का क्लास 11th का चैप्टर 6 और केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम आप देख पा रहे होंगे, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यह है कि केमिस्ट्री से जो आप पहली बार देख रहे हैं या आपकी मुलाकात पहली बार हो रही है केमिस्ट्री से, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, आप सारी की सारी जितनी भी चीजें हम देखते हैं, ये सारी की सारी शुरुआत ही केमिस्ट्री से होती है। ठीक है, तो इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि केमिस्ट्री आपके अगर यहां से फाउंडेशन आपका मजबूत हो जाता है तो फ्यूचर में जाके भविष्य में आप जब बीएससी उसके बाद एमएससी करते हैं तो ये आपकी केमिस्ट्री वहां काम आएगी बहुत अच्छे से, अगर आप पढ़ लेते हैं तो। और आपको अच्छे से पढ़ाने की सारी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। तो मेरा नाम है अंकित दुबे। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, परमाणु संरचना। चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं कि अगर आप एग्रीकल्चर के फील्ड में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं, आप अच्छे मार्क्स से पीएटी स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे नंबर से 12th में डिस्टिंक्शन और हाई स्कोर करना चाहते हैं, रैंक में आना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ हमारे पास 11th, 12th प्लस पीएटी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो उसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है, आप प्ले स्टेशन में जाइए, हमारे ऐप एम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद उसमें मिनिमम से मिनिमम फीस पे आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल करा दिए जाएंगे, जिसमें 11th प्लस पीएटी, 12th प्लस पीएटी और पीएटी के ड्रॉपर्स बैच अवेलेबल है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं परमाणु के बारे में। आप, मैं, इस संसार में आप सारी चीजें जो देख रहे हैं ये एक बहुत छोटी इकाई से बनी है जिसे हम बोलते हैं क्या? परमाणु, एटम। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, एक बहुत बड़ा महल है, एक बहुत बड़ी कोठी है, तो उसकी शुरुआत कहां से हुई है? तो उसकी शुरुआत हुई है एक ईंट से। तो सेम हम जितने भी मटेरियल से, जितने भी कंटेंट्स देखते हैं अपनी लाइफ में अपनी आंखों से, वो सारे के सारे बने हैं किस चीज से? एटम से। अब इसी एटम की प्रॉपर्टी और इसी एटम के गुणों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम परमाणु संरचना के बारे में देखें तो परमाणु संरचना के बारे में बताया किसने? परमाणु संरचना का प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत जॉन डेल्टन ने प्रस्तुत किया। तो ये चीज आपको नोट डाउन करनी है कि हमारे पास कौन थे? डेल्टन चाचा। कौन से चाचा? डेल्टन चाचा। इन्होंने पहली बार साइंटिफिक, वैज्ञानिक तौर पे परमाणु कैसा हो सकता है उसके बारे में बताया। उसके बाद डेल्टन के अनुसार उन्होंने क्या क्या बताया कि डेल्टन के अनुसार परमाणु किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई। जैसे मैंने आपको बताया कि महल या कोठी बनने की शुरुआत कहां से होती है? एक ईंट से होती है। तो ये अगर संसार एक महल है, ये ब्रह्मांड एक महल है, तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? एक छोटे से कण से हुई, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। उन्होंने ये भी कहा ये सबसे छोटा एवं अविभाजित कण है, मतलब जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते, जिसे हम और छोटे रूप में तोड़ नहीं सकते। ये किसने कहा? डेल्टन ने कहा। किसने कहा? जॉन डेल्टन ने। एक ही तत्व के सभी परमाणु सामान्य होते हैं। उन्होंने एक और बात कही कि एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? सामान्य होते हैं। कहने का मतलब, उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं, गोल्ड, एयू। एयू किसका सिंबल है? गोल्ड का, सोने का सिंबल है। किसका है? सोने का। तो बात समझना, अगर मैं पृथ्वी का गोल्ड ले आऊं, चाहे मंगल ग्रह का ले आऊं, चाहे सुनार की दुकान से ले आऊं, या कहीं ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने से ले आऊं गोल्ड, वो जो गोल्ड है उसका जो परमाणु होगा, उसका कौन? परमाणु, एटम। चाहे आप पृथ्वी का हो, चाहे मंगल का हो, चाहे किसी भी ग्रह का हो, सारे के सारे परमाणु कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। जैसे जुड़वा बोलते हैं ना हम, ट्विंस। तो पृथ्वी का सोने का परमाणु और मंगल ग्रह के सोने का परमाणु क्या होगा? एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, एक दूसरे के सामान्य रूप से होंगे। तो डेल्टन ने यह बात कही कि एक ही तत्व के सभी परमाणु सामान्य होते हैं। उसके बाद उन्होंने एक और बात कही, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पहली बात उन्होंने कही कि एक ही तत्व के सभी परमाणु कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। फिर उन्होंने दोबारा क्या कहा कि भिन्न तत्वों के, अलग अलग तत्वों के परमाणु
अलग अलग होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर में बात करते हैं हाइड्रोजन। किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन। और एक और तत्व होता है जिसे हम बोलते हैं हीलियम। क्या बोलते हैं? हीलियम। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु होगा, हाइड्रोजन का जो परमाणु होगा उसका प्रकार अलग होगा और हीलियम का प्रकार अलग होगा। तो ये बात तो सही है कि हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो हीलियम के परमाणु से भिन्न है। समझ में आई बात आप सभी को? अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। तो भाई उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो लगभग 100 वर्षों तक वैज्ञानिक के विकास, 100 वर्षों तक रसायन विज्ञान के विकास में सहायक रहा। ठीक है, उन्होंने जब अपना सिद्धांत दिया आज से 200 साल 300 साल पहले, उसके बाद से लेके अगले 100 साल तक उनका जो सिद्धांत था वो क्या रहा? लागू रहा। और बहुत सारी खोजों में उन्होंने क्या की? मदद की। रसायन विज्ञान के, केमिस्ट्री की बहुत सारी जो डिस्कवरीज हुई उसमें उनके मॉडल को, उनके कॉन्सेप्ट को, उनके आइडिया को यूज करके बहुत सारी नई नई खोजें की गई। उसके बाद में अनुसंधानों से सिद्ध हुआ कि परमाणु विभाज्य है। यह है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। डेल्टन चाचा ने क्या कहा था भाई? कि परमाणु का हम और विभाजन नहीं कर सकते। उन्होंने क्या कहा? कि हम परमाणु का और विभाजन नहीं कर सकते। परंतु बाद में जब और अनुसंधान हुए तो उससे यह सिद्ध हुआ कि परमाणु का और विभाजन किया जा सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या क्या बताया? नए सिद्धांतों में हमें क्या क्या खोजने को पता चली बातें? कि परमाणु कई विद्युत आवेशित मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। इंग्लिश में इसे सब एटॉमिक पार्टिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो परमाणु कई विद्युत आवेशित मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, जिसके बारे में किसने कहा था? जे थॉमसन, रदरफोर्ड एवं मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी ने परमाणु की संरचना को स्पष्ट किया कि भाई एक परमाणु अगर है तो वो कैसा दिख सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि परमाणु के बारे में अगर हम बात करते हैं तो परमाणु में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो आप समझिए, अगर मैं परमाणु के केंद्र की बात करूं, किसकी बात करूं? परमाणु के केंद्र की बात करूं, तो केंद्र में आपके पास प्रोटॉन होता है। कौन होता है भैया? प्रोटॉन। प्रोटॉन के साथ साथ में एक और होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। तो आपके परमाणु के नाभिक में कौन कौन मौजूद है? प्रोटॉन, और प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन। अब बात तो ये हो गई। अब इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो परमाणु की संरचना ही कुछ इस प्रकार की है कि केंद्र में है उसका नाभिक। केंद्र में कौन है? नाभिक है। और उस नाभिक में मौजूद है आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके साथ साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में मौजूद है, परंतु उस नाभिक का चक्कर कौन काट रहा है? कौन काट रहा है? इलेक्ट्रॉन। आप इसको उदाहरण के तौर पर ऐसा समझिए, हमारे सौरमंडल को जब आप ध्यान से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सौरमंडल के केंद्र में कौन है? सूर्य, जो कि किसकी तरह है? नाभिक की तरह है। किसकी तरह है? नाभिक, न्यूक्लियर की तरह। किसकी तरह है? न्यूक्लियर की तरह। और उसके चारों ओर ग्रह जैसे चक्कर काट रहे हैं, जैसे ग्रह चक्कर काटते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर चक्कर काट रहा है? आपके न्यूक्लियर के चारों ओर। तो इसके बारे में ही बताया गया है नए थ्योरीज के अकॉर्डिंग, नए सिद्धांतों के अनुसार, कि परमाणु को हम और हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। अब यह बात नहीं रह गई थी कि परमाणु सबसे छोटी इकाई है और उसका और विभाजन नहीं किया जा सकता। अब बात यह है कि परमाणु का हम और विभाजन कर सकते हैं, जिसमें क्या क्या है आपके पास? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? कि ना पहले परमाणु का जो विभाजन नहीं हो सकता था, अब उसे हमने 3 हिस्से में बांट दिया। एक बन गया आपका प्रोटॉन, एक बन गया आपका न्यूट्रॉन और एक बन गया आपका इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात? किसी को कोई डाउट? अगर डाउट होता है तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके उसमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको कहां डाउट है, और ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी हमेशा से
कि आपके डाउट को मैं क्लियर करूं नेक्स्ट क्लास में। चलिए हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये देखिए, ये है हमारे स्टार स्टूडेंट्स। लास्ट ईयर 12th प्लस पीएटी के साथ इन लोगों ने बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया। उसके साथ साथ बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर होने के साथ साथ इनका चयन, इनका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है। तो आप भी अपनी फोटो नेक्स्ट ईयर यहां देख सकते हैं। आपको बस क्या काम करना है, हमारे ऐप में हमसे जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोर्स परचेस कीजिए। मिनिमम से मिनिमम प्राइस में आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल करा दिए गए हैं और आपके पास हर लेक्चर के वीडियोस आपको मिलेंगे। आपके डाउट क्लासेस क्लियर होंगी। जो बच्चे यहां आके पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ऑफलाइन आके ज्वाइन करिए। जो ऑनलाइन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन करेंगे और अगले साल अपना स्थान, अपनी फोटो इस जगह पे देखिए। ठीक है, तो चलिए ये हमारे स्टार स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फिर हम वापस से आते हैं। अब अभी तक हमने जो देखा ये पुरानी बातें थी, इतिहास था केमिस्ट्री का, कि किसी वैज्ञानिक ने ऐसा कहा, किसी वैज्ञानिक ने वैसा कहा। अब हम जो देख रहे हैं ये है आधुनिक परिभाषा, मॉडर्न डेफिनेशन। आज जो हम एटम के बारे में पढ़ते हैं या समझते हैं, तो आज की थ्योरी क्या बोलती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। परमाणु किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई है या सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि परमाणु क्या है, तो किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा कण है जो केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। किसमें भाग लेता है? रासायनिक अभिक्रिया में। यह इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको नोट करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ऑल एटम जनरली डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कहने का मतलब है कि जितने भी परमाणु हैं अलग अलग तत्वों के, वो कभी अकेले सिंगल रूप में नहीं देखने को मिलेंगे, वो हमेशा एक गुच्छे में या ग्रुप के रूप में देखने को मिलते हैं। पर यहां पे ही एक अपवाद आ जाता है। यहां पे क्या आ जाता है? एक अपवाद। आप इस चीज को ध्यान देंगे कि हीलियम, कौन? हीलियम एकमात्र तत्व है जिसका परमाणु अकेले एग्जिस्ट करता है, जिसका परमाणु किसी के साथ बॉन्ड या बंध नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता? बंध नहीं बनाता। ये सख्त लौंडा है। ठीक है, ये कैसा है? आपका सख्त लड़का है जो किसी के साथ भी बंध बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। बात समझ में आई? इसके बाद हम बात करते हैं परमाणु में उस तत्व के सभी रासायनिक गुण विद्यमान रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं बात करता हूं गोल्ड की, किसकी बात करता हूं? गोल्ड की, या बात करता हूं सिल्वर की, या बात करता हूं आयरन की, Fe। आप जानते हैं ये सारे के सारे जो सिंबल्स हैं, ये गोल्ड के लिए है, सोने के लिए, ये है सिल्वर के लिए, चांदी के लिए, और ये है आयरन के लिए। किसके लिए बच्चों? आयरन के लिए। तो समझने की बात जो है आपके लिए वो इस प्रकार की है कि मैं गोल्ड का कोई भी परमाणु ले लूं, गोल्ड का कोई भी परमाणु ले लूं, तो उस परमाणु में गोल्ड की सारी क्या होगी? खूबियां होंगी। क्या होंगी? गोल्ड की सारी खासियत होगी। वैसे ही सिल्वर के साथ भी है, वैसे ही आयरन के साथ है। मतलब कहने का है कि किसी भी तत्व के जो परमाणु होते हैं, है ना, उसमें उन तत्वों की विशेषता, रासायनिक विशेषता मौजूद होती है। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या लिखा है हमारे पास? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु विभाजित नहीं होता। क्या बोल रहा है? रासायनिक अभिक्रिया, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहां पे ये एक एटम है, ये क्या है आपका? एक एटम है। तो जब भी इसका केमिकल रिएक्शन दूसरे परमाणु के साथ होता है, दूसरे परमाणु के साथ होता है, तो ये परमाणु टुकड़ों में नहीं बटेगा और ना ही ये परमाणु टुकड़ों में बटेगा। कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु विभाजित नहीं होगा। हम उसको तोड़ नहीं सकते परमाणु को कि आधा हिस्सा तुम रख लो, आधा हिस्सा मैं रख लेता हूं। समझ में आई बात? चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे कि यहां क्या लिखा है।
परमाणु के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ एन एटम। कि भैया अभी मैंने क्लास की शुरुआत में ही आपको बताया था कि परमाणु जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना है। कितनी चीजों से मिलकर बना है? तीन चीजों से। क्या क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि बात क्या हो रही है। परमाणु की संरचना का अध्ययन रासायनिक विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। भाई आप अगर किसी की बात करते हो, है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब तक हम उसका आकार नहीं जानेंगे, प्रकार नहीं जानेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं देखेंगे, गुण दोष सारी चीजें अगर हमें पता नहीं होंगी, तो हमारे लिए केमिस्ट्री, हमारे लिए क्या, केमिस्ट्री जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी। इसीलिए केमिस्ट्री अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक परमाणु दिखता कैसा है, उसके गुण क्या है, उसकी खासियत क्या है, उसकी कमी क्या है। ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो आपके लिए केमिस्ट्री बस छोटी सी बात हो जाएगी। ठीक है, और हम तो आपके साथ खड़े ही हैं ताकि आपके लिए केमिस्ट्री को और आसान बनाया जा सके। चलिए हम बात करते हैं। आधुनिक खोज के अनुसार परमाणु में कुल 35 से अधिक सूक्ष्म कणों की जानकारी प्राप्त हुई है। हमने क्या पढ़ा? हमने तो पढ़ा है कि भाई हम तो तीन चीजों को जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अभी आपके लिए फिलहाल केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ इन तीन कणों के बारे में ही जानना आवश्यक है। और बात वैज्ञानिकों ने क्या की है कि परमाणु में कुल मिला के 35 से अधिक सूक्ष्म कण होते हैं। मतलब इसके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नंबर कितने हैं भैया? 35। और हमको पढ़ना सिर्फ और सिर्फ कितना है? तीन। कौन कौन से तीन? सबसे पहले है आपका प्रोटॉन, दूसरा है आपका न्यूट्रॉन और तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉन। तो भाई 35 से सिर्फ तीन पढ़ना है आपको, और तीन में आपका सिलेक्शन मैं करवा के दूंगा। ठीक है, पर इन तीनों को ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा हवा में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो अच्छे से पढ़ने के लिए आपको हमारे वीडियो को पूरा देखना चाहिए। जो मैं आपको वर्क दूंगा उसको आप वर्क कीजिए घर से, है ना। आप यहाँ आके पढ़ते हैं तो आप यहाँ आके जो मैं होमवर्क देता हूं उसको करिए। बस हमसे जुड़े रहिए और आपकी नैया पार कराने के लिए हम बैठे हैं। तो देखिए यहां पे वही बात बताया गया है, परमाणु मुख्यतः तीन मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से भाई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने कहानी थोड़ी उल्टी कर दी, मैंने इलेक्ट्रॉन नीचे लिख दिया और प्रोटॉन को ऊपर कर दिया। तो हमको इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं हम अपन। सबसे पहले आता है कौन? इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले कौन है भाई? इलेक्ट्रॉन है। अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में समझते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई। तो सन 1879 में, 1889 में सर विलियम्स क्रुक ने इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित प्रयोग किया। क्या किया इन्होंने? खोज से संबंधित प्रयोग किया। खोजा नहीं, प्रयोग किया। सोचा कि शायद इलेक्ट्रॉन या उसके जैसी कोई चीज उन्हें मिल जाएगी। कब किया? 1889 में। सन याद रखने की इतनी आवश्यकता वैसे है नहीं, क्योंकि पेपर में हिस्ट्री नहीं पूछता। पीएटी के पेपर में हिस्ट्री नहीं पूछता। पीएटी में आपसे मुख्य पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो आपके इलेक्ट्रॉन है, उसकी खासियत क्या है, कि उस पर कौन सा चार्ज या आवेश है ना, उसका भार कितना है, कितनी गति से चलता है। तो हमें इन चीजों के बारे में मुख्यतः पढ़ना है। तो भाई फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने विसर्जन नलिका, डिस्चार्ज ट्यूब का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? आपने ट्यूबलाइट देखी है? तो ट्यूबलाइट के जैसा ही होता है डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर गैस भरी हुई रहती है। क्या भरी हुई रहती है? गैस। और गैस में जब हम अत्यधिक विद्युत को प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं? हाई वोल्टेज वाले करंट को जब प्रवाहित करते हैं तो वो उस गैस के जरिए हमें रोशनी प्रदान करता है। वो क्या करता है? गैस के जरिए लाइट दिखती है। ठीक है, तो देखिए डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में आपको जो जानकारी होनी चाहिए वो सबसे पहली क्या है कि उसमें दबाव कितना है? बहुत कम दबाव है। ठीक है, और
ये देखिए यही जो लिखा है यही क्या है आपका 0.01 0.01 से लेकर 0.001 mmHg। अब आप पूछोगे सर ये Hg क्या है, तो Hg कुछ और नहीं है, मरकरी है। क्या है? मरकरी जानते हैं बच्चों? थर्मामीटर के अंदर देखा होगा पारा, थर्मामीटर के अंदर पारा देखा है आप लोगों ने, तो यही है आपका Hg, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरकरी। ठीक, क्या बात बोल रही है इस लास्ट लाइन में? गैस में 0.01 से लेकर 0.001 mmHg से के बहुत कम दबाव पर विद्युत प्रवाहित की जाती है। यही है आपका डिस्चार्ज ट्यूब या विसर्जन नलिका। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं अपन। तो देखो भाई, कैथोड किरणों के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? कैथोड की किरणों के बारे में। अब आप पूछोगे कैथोड क्या होता है, तो अभी हम उसी के बारे में डील करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या बोल रहा है? कैथोड से अदृश्य किरणों की पुंज निकलकर एनोड की ओर सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं डिस्चार्ज ट्यूब की, तो हम देखते हैं कैसे बनता है। ये एक किसके ऐसा होता है? ट्यूब जैसा होता है। डायग्राम बना रहा हूं मैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें एक पॉइंट, ये दो पॉइंट। ठीक, यहां पे जो आवेश है वो कैसा है? ऋणात्मक है। यहां पे कैसा है? धनात्मक। और इसके बीच में क्या भरी हुई है? Hg, मतलब मरकरी की गैस भरी हुई है। मरकरी के साथ साथ यहां पे क्या है? गैस भरी हुई है। अब यहां से समझना कि जब हम इसमें बिजली प्रवाहित करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है? इस दौरान यहां से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, जो सीधी रेखा में, जो सीधी रेखा में किसकी तरफ जाती हैं? एनोड की तरफ। किसकी तरफ? किसकी तरफ? निकलकर एनोड की तरफ सीधी रेखा में जाती है। ठीक, एनोड क्या है आपका? यहां पे प्लस है। कैथोड यहां पे क्या है आपका? माइनस है। फिर क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में? ये किरणें कांच की दीवार पर हरे पीले रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। कहने का मतलब है कि अगर ये ट्यूब कांच का बना हो, ये ट्यूब कैसा हो? कांच का बना हुआ हो, तो इसके ऊपर हमें ग्रीन या येलो, ग्रीन या येलो कलर की लाइट देखने को मिलेगी। हरी या पीले रंग की लाइट देखने को मिलेगी। फ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है? प्रतिदीप्ति। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे पढ़ते हैं। कैथोड से निकलने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? कैथोड रे कहा जाता है। कहां से निकल रही है भैया? कैथोड से निकल रही। कहां से निकल रही है? कैथोड से। कहां जा रही है? एनोड की तरफ जा रही। किसकी तरफ जा रही है? एनोड की तरफ। तो कैथोड से निकलने की वजह से ही इस किरण का नाम क्या हो गया? कैथोड रे। कैथोड की किरण। अगर ये एनोड से निकलती तो इसका नाम क्या होता? बताओ, क्या होता नाम? एनोड रे होता। क्या होता? एनोड रे। तो बच्चों बात यही है, कैथोड से निकलने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? कैथोड किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोड किरण। समझ में आई बात? क्लियर? ठीक, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं अपन। कैथोड के बारे में आपको इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि इन्हीं कैथोड एनोड के जरिए ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की क्या हुई है? खोज हुई है। अब कैथोड रे की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है और नोट डाउन करना है इसको आपको, क्योंकि कभी कभी पीएटी के क्वेश्चन पेपर में यह क्वेश्चन आ जाता है कि कैथोड रे का नाम किसने दिया? कैथोड की किरणों का नाम किसने दिया? तो उनका नाम दिया है जे थॉमसन ने। किसने नाम दिया भैया? जे थॉमसन ने। ठीक है, नाम याद रखना है। आपका 1 मार्क्स आपको टॉप 1 की रैंक मिला सकता है। मुझे टॉपर बच्चे चाहिए इस बार, और मेरे को आपसे बहुत उम्मीद है कि इस बार के बैच के बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आप भी वैसे ही मेहनत करेंगे। हमारे पास अभी मिला के कुल 10 महीने हैं। कितने महीने हैं? 10 महीने। इसमें आपको एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप प्रोडक्शन और
एग्रीकल्चर साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो केमिस्ट्री की तो शुरुआत, और केमिस्ट्री के लिए आपके साथ अंकित खड़ा है और आखिरी तक खड़ा रहेगा। बस आपको मेरा साथ नहीं छोड़ना है, आपको हमेशा कहां खड़े रहना है, मेरे साथ। आपको नैया पार कराने की जिम्मेदारी हमारी फैकल्टी टीम की है। हम आपको अवश्य गवर्नमेंट कॉलेज या बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में पूरी पूरी मदद करेंगे। बस थोड़ी मेहनत आपको करनी है, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यहां जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही है उसका रिवीजन जरूर कीजिए, क्योंकि रिवीजन करने से आपके दिमाग में चीजें बहुत अच्छी बैठ जाएंगी। तो आपको पता भी होगा, आपने एक पंक्ति सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। कहने का मतलब है कि जैसे रस्सी बार बार पत्थर के ऊपर से गुजरने के बाद उसके ऊपर निशान छोड़ जाती है, तो आपकी बुद्धि भी इतनी कठोर तो है नहीं पत्थर जितनी कि उस बार बार अगर उसको पढ़ाया जाए, समझाया जाए, तो उसके ऊपर उसका असर ना हो। तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। जितना पढ़ाया, एक बार रिवीजन, 2 बार रिवीजन, 3 बार, जितने बार रिवीजन करोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आपके पेपर में ऐसा फिर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि जिसको देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं था या मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी हम वापस आते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको क्या बताया, कैथोड रे की खोज या कैथोड रे को नाम किसने दिया है, जे थॉमसन ने दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेक इट अ स्टार, स्टार पॉइंट बना लीजिए। उसके बाद कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब कैथोड की किरणें ऋण आवेशित सूक्ष्म कणों से बनी होती है। बात अब धीरे धीरे क्लियर हो रही है कि अभी हमने जब डायग्राम बनाया तो मैंने कौन सा चिन्ह लगाया था, नेगेटिव, और एक साइड क्या लगाया था, पॉजिटिव, ऋणात्मक, और एक तरफ लगाया था धनात्मक। कहने का मतलब इतना है कि स्टार्ट होता है आपका नेगेटिव से और जाता है कहां, पॉजिटिव की तरफ। तो यही बात यहां पे कही गई है कि कैथोड की किरणें ऋण आवेशित सूक्ष्म कणों से बनी होती है। क्लियर हुई। उसके बाद इन्हीं सूक्ष्म कणों को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, फिर जे थॉमसन ने। किसने की, जे थॉमसन ने। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो आपको नोट डाउन बस ये करना है कि इस वाले स्लाइड से हमें ये पता चल रहा है कि कैथोड रे का नाम किसने दिया, जे थॉमसन ने दिया। फिर कैथोड रे किससे बनी है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से, है ना, ऋण आवेशित सूक्ष्म कणों से बनी है, और उन्हीं सूक्ष्म कणों को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो सीधी सीधी सी बात कि कैथोड रे बनी किससे है, इलेक्ट्रॉन से बनी है, और इसकी खोज किसने की, जे थॉमसन। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं अपन। हाँ, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आपके पीएटी में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो पढ़ते जाएंगे। आपका है कैथोड किरणों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। पहली प्रॉपर्टी क्या है, सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी चलती भैया, सीधी रेखा में। जैसे अगर मैं बात करूं पॉइंट ए से, अगर कोई कैथोड रे स्टार्ट होगी तो वो सीधी चलेगी। कैसी चलेगी, सीधी। इसमें कोई भी दिशा में बदलाव अगर देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? सीधी का मतलब किसी भी एंगल पे चल रही हो भले, पर वो डायरेक्शन कैसी होगी, स्ट्रेट होगी। ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि सांप की तरह लहर रही हो या ऐसे जाके फिर ऐसे हो गई हो, ऐसा नहीं। वो कैसी चलेगी, हमेशा सीधी चलेगी। कहने का मतलब अगर कोई एक पॉइंट है, जैसे हम पॉइंट ए की बात करते हैं, तो यहां से कैथोड रे जिस भी दिशा की ओर जाएगी उस दिशा में ये कैसी चलेगी, सीधी चलेगी। कैसी चलेगी, सीधी। ठीक है, तो ये पॉइंट पहला हो गया, सीधी रेखा में गमन करती है। फिर उसके बाद कैथोड किरणें कैथोड तल के लंबवत सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक है, कैथोड रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। इस पॉइंट को अगर समझना चाहें तो इसका मतलब है, अगर ये कैथोड की क्या है, तल है, कैथोड का क्या है, तल, और यहां से किरण चलना चालू हुई, यहां से क्या चालू हुई, किरण चलना चालू हुई, तो ये कितने डिग्री पे चल रही है, 90 डिग्री। कितने डिग्री में चल रही है,
90 डिग्री, और इसी को हम बोलते हैं लंबवत या परपेंडिकुलर। तो कहने का मतलब यहां पे एक सवाल ये बन सकता है कि कैथोड किरणें कैथोड तल से कितने का कोण बनाकर चलती हैं? कितने का कोण बनाती है भैया? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि कैथोड किरणें कैथोड तल से 90 डिग्री के कोण को बनाकर चलती है। एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ठीक है, लंबवत का मतलब ही क्या होता है? 90 डिग्री। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट पॉइंट, मार्ग में रखी ठोस वस्तु की स्पष्ट छाया बनाती है। कहने का मतलब समझिएगा, अगर यहां से बहुत सारी कैथोड रे चल रही हैं, ठीक है, सीधी दिशा में, बीच में आपने किसी भारी चीज को रख दिया, जैसे मैंने एक बीच में कार्डबोर्ड रख दिया। क्या रख दिया? कार्डबोर्ड। तो जैसे ही कार्डबोर्ड इसके बीच में आएगा तो मुझे कार्डबोर्ड की क्या देखने को मिलेगी? छाया देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? छाया। ठीक है, क्या देखने को मिलेगी? छाया देखने को मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आई? अगर कैथोड रे के रास्ते में आप कुछ भी भारी या ठोस चीज को रख दोगे तो वो उसकी छाया बना देता है, शैडो बना देता है। क्या बना देता है? शैडो, शार्प शैडो। ठीक, फिर उसके बाद यह सिद्ध करता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। ये बातें क्या, जो भी बातें हमने पढ़ी, इससे हमें यह पता चल जाता है कि कैथोड की जो किरणें हैं वो किस दिशा में चलती है, किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है? स्ट्रेट चलती। कैसे चलती है भैया? स्ट्रेट। तो पहली पॉइंट क्लियर हो गया कि आपकी कैथोड रे सीधी दिशा में चलती है। नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो हमें वहां पे दूसरी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? द्रव्यमान एवं गतिज ऊर्जा। कहने का मतलब है कि आपकी कैथोड की किरणें जो हैं उसका द्रव्यमान भी है, द्रव्यमान होने के साथ साथ गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। अब ये बताइए आप में से किसको किसको गतिज ऊर्जा के बारे में जानकारी है? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द काइनेटिक एनर्जी? पता है किसी को? चलिए मैं बताता हूं क्या होती काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले तो इसका सूत्र देख लो, के ई सॉरी के ई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का क्या है? फॉर्मूला है, जहां m का मतलब है द्रव्यमान या मास और v का मतलब है वेलोसिटी, जिसे हम हिंदी में वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेग। तो समझना, सिंपल सा लॉजिक है एकदम, कि जैसे आपने धनुष और बाण देखा है, जब हम धनुष में बाण लगा के पीछे खींचते हैं तो जो उसकी रस्सी होती है ना, उसमें क्या आ जाता है? बल आ जाता है, उसमें खिंचाव होता है। और खिंचाव होने के बाद हम जैसे ही छोड़ते हैं तो आपके तीर में क्या आ जाती है? गति आ जाती है। क्या आ जाती है? गति। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु का भार हो और भार होने के साथ साथ वो मोमेंट में हो या गति में हो, तो इन दोनों का जब गुणनफल मिलता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। कोई भी चलती हुई ऑब्जेक्ट, कोई भी चलता हुआ ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चलता हुआ ऑब्जेक्ट है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर मैं चलने लग जाऊं तो मेरी खुद की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। कार चलती है तो उसकी भी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो हमेशा उसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा होगी। तो भाई ये बात तो बोल दी गई, पर इसे सिद्ध कैसे करें? तो देखते हैं कैसे सिद्ध किया गया। कैथोड किरणें सूक्ष्म द्रव्य कणों से बनी होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब कैथोड की जो किरणें हैं वो छोटे छोटे कणों से बनी है और उन कणों का खुद का भार है। ठीक है, बात समझ में आई? कहने का मतलब है कि कैथोड की जो किरणें हैं वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से बनी है और उन कणों का खुद का द्रव्यमान मौजूद है। क्या मौजूद है? द्रव्यमान मौजूद है। इसमें द्रव्यमान तथा गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी और मास होता है। ठीक है, ये मार्ग में रखे छेपड़ी पहिए को घुमा देती है। कहने का मतलब देखिए, डायग्राम से समझ में आएगा। अगर कहीं से कैथोड रे चल रही है भैया, क्या चल रही है? कैथोड रे चल रही है, सीधी दिशा में चलेगी पहली बात तो।
इसके रास्ते में अगर मैं एक छोटा सा पहिया रख दूं, क्या रख दूं? पहिया, ठीक है। तो जैसे ही काइनेटिक बोल रहा हूं मैं, जैसे ही कैथोड रे इससे टकराएगी तो इस पहिए को क्या करने लगेगी? घुमाने लगेगी। क्या करने लगेगी? घुमाने लगेगी। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि इसका काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा में हमें क्या समझ में आया कि जो हमारे पास कैथोड की किरणें हैं वो बनी है किससे? छोटे पार्टिकल से, ठीक है, सूक्ष्म द्रव्यों से बनी है, दिव्य कणों से बनी है, और इसका द्रव्यमान है और साथ ही साथ गतिज ऊर्जा भी मौजूद है। बात क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं अपन। भैया ये है इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट बोलता है ऋण आवेशित प्रकृति। अब कैसे पता चला कि कैथोड की किरणें हैं तो उसके ऊपर आवेश जो होगा वो ऋण होगा? तो उन्होंने क्या किया, दो प्लेट ली। क्या ली भैया? दो प्लेट। एक थी आपकी नेगेटिव मतलब ऋण, ऋणात्मक, और एक थी आपकी पॉजिटिव धनात्मक। दो प्लेटें ले ली, ठीक। अब उन्होंने क्या किया, यहां से कैथोड की किरणों को छोड़ना शुरू किया। तो जैसे ही कैथोड की किरणें इस विद्युत के क्षेत्र में पहुंची तो हमें क्या देखने को मिला कि जितनी सीधी सीधी कैथोड की किरणें जा रही थी, अब वो सीधी ना जाके अपनी दिशा बदलकर, क्या बदलकर? अपनी दिशा को बदलकर धनात्मक आवेश की तरफ आकर्षित हो रही है। तो इससे यह समझ में आया कि धनात्मक आवेश की तरफ आकर्षित होने की वजह से इनके ऊपर जो मौजूद चार्ज है या जो मौजूद आवेश है वो किस प्रकृति का है? ऋणात्मक है। कैसे भैया? ऋणात्मक। तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन पर भी कौन सा आवेश है? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि कैथोड रे बनी किससे है? कैथोड रे बनी हुई है आपके इलेक्ट्रॉनों से। किससे बनी हुई है? इलेक्ट्रॉनों से। तो सिंपल चीज बस इतनी सी है, कैथोड रे ऋणात्मक है। क्यों ऋणात्मक है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से बनी है, और इसकी वजह से यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन भी कैसा है? ऋणात्मक। ठीक, चलिए नेक्स्ट। चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण। तो सिंपल सी बात है, यहां पे भी चुंबक, दो चुंबक रखे गए, एक आपका नॉर्थ रखा गया, एक रखा गया आपका साउथ, एक रखा उत्तर, एक रखा दक्षिण, ठीक है। तो जब यहां से कैथोड रे फिर से गुजरी तो कैथोड रे दोबारा किसकी तरफ आकर्षित हो गई? दक्षिण के, दक्षिणी ध्रुव की तरफ आकर्षित हो गई। तो इससे हमें यह पता चला कि ये कैथोड रे किसकी ओर आकर्षित होती हैं? साउथ पोल की तरफ। किसकी तरफ? साउथ पोल। ये चुंबक के लिए ना भैया, विद्युत से मत इसको रिलेट करना। और साउथ की तरफ आकर्षित होने से हमें यह पता चला कि इनमें क्या मौजूद है? ऋण आवेश मौजूद है। इस चीज को पॉइंट आउट करके आप नोट डाउन जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूछ दिया पेपर में, क्या पूछा कि कैथोड किरणें किस ओर आकर्षित होती हैं? तो भैया साउथ पोल की तरफ। और अगर विद्युत के क्षेत्र में पूछा तो किस ओर? धनात्मक आवेश की तरफ। ठीक है, आपको यही चीज ध्यान रखनी है। जो जो पढ़ा रहा हूं नोट डाउन करते जाइए, ध्यान में रखिए और रिवीजन जरूर करिए। अब इस स्लाइड में बोल रहा है धातु की पतली पन्नी को भेदने की क्षमता। तो भाई याद रखिएगा कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, और अगर इसके बीच में, कैथोड रे के बीच में अगर मैं एक पतली सी धातु की झिल्ली या पन्नी रख देता हूं तो हमें देखने को मिलेगा कि अधिकांश कैथोड की किरणें इसको भेद के 99% कैथोड रे इसको भेद कर बाहर निकल जाएंगी। सीधी क्या हो जाएंगी? बाहर की ओर निकल जाएंगी। कहने का मतलब है कैथोड किरणों में धातु की पतली पन्नी को भेद कर निकल जाने की क्षमता होती है, और इस दौरान पन्नी क्या हो जाती है? हल्की सी गर्म हो जाती है। तो कहने का बस इतना सा मतलब है, कैथोड किरणें धातु की एक पतली सी परत या पतली सी पन्नी को बहुत आसानी से पार करके निकल जाती हैं, और इस दौरान वो धातु की पतली पन्नी हल्की गर्म हो जाती है। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। इलेक्ट्रॉन, मिल्टन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश को ज्ञात किया, ठीक है। मिल्टन डिटरमाइन द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन बन सकता है पीएटी में कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर मौजूद आवेश की वैल्यू या उसके ऊपर मौजूद आवेश के मान का ज्ञात या मान की खोज किसने की थी, तो उनका नाम है मिल्टन। उन्होंने क्या क्या बताया, एक इलेक्ट्रॉन पर -1.602 गुणित 10 की घात -19 कूलम का आवेश होता है। कितना, आप इसको शॉर्टकट में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम भी लिख सकते हैं। अगर 0.2 आपको याद नहीं आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस -1.6 ध्यान रखना है। उसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान में भी वैसे ही करना है आपको, 9.1 गुणित 10 की घात -31 केजी, ठीक है, केजी बोल रहा हूं, हाँ, एक ये वैल्यू बनती है। एक और वैल्यू है जो यहां पे लिखी है, वो है 9.1 गुणित 10 की घात -28 ग्राम, ठीक। तो आपके पास दोनों वैल्यू मैंने दे बता दी, 9.1 गुणित 10 की घात -31 केजी और 9.1 गुणित 10 की घात -28 ग्राम। ओके, ये हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 हिस्सा होता है। कहने का मतलब ये है, यहां पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मिस मत करिएगा ना। कहने का मतलब, अगर हाइड्रोजन एक हाथी के समान है, किसके समान है, हाथी के समान है, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन किसके समान होगा, चींटी के समान होगा भैया। किसके समान होगा, चींटी के समान। बस इतना समझना है तुमको, हाइड्रोजन हाथी है तो इलेक्ट्रॉन एक छोटी सी चींटी है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट हैं, जल्दी जल्दी से करते हैं, फिर लेक्चर भी ओवर करना है अपने को। सबसे पहले क्या लिखा है भाई, इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे हल्का मूलभूत कण है। सबसे छोटा कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, किसमें, परमाणु में। उसके बाद इसे और क्या कहा जाता है, बीटा किरण भी कहते हैं, बीटा कण भी कहते हैं, बीटा पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अत्यधिक कम होने के कारण इसे उपक्षेप, इसको नेग्लेक्ट कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, इसको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है, इसे हम नहीं गिनते, इसे महत्व नहीं, उपेक्षीकरण किया जाता है इसका, इसकी उपेक्षा कर दी जाती है, इसे छोड़ दिया जाता है कि जा भाई, हल्के लोग से हम बात नहीं करते, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन में तरंग तथा कण दोनों के गुण होते हैं, इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए, स्टार पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन में कण और उसके साथ साथ पदार्थ दोनों, है ना, क्या क्या लिखा है, तरंग तथा कण दोनों के गुण मौजूद हैं। इसे किसके, तरंग तथा कण दोनों के गुण मौजूद हैं, ठीक। हाँ, लास्ट फिर ये वाला अपने पास है, क्या क्या लिखा है भाई इसमें, वेग बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य घटती है, ठीक। इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य लगभग 1.22 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर के। इसको नोट डाउन कर लें। कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरण नहीं होती। टैरिन ने सिद्ध किया है कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित किरणें से बनी होती हैं। किसने सिद्ध किया था भैया, टैरिन ने। टैरिन ने कहा कि जो आपकी कैथोड किरणें हैं वो किससे बनी है, ऋण आवेशित कणों से बनी हुई है। ये सब याद करने वाली चीजें हैं, इसको आपको याद करना है। जे थॉमसन ने E/m का मान कितना बताया, 1.759 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम। जे थॉमसन ने क्या कहा था कि E/m, E का मतलब है आवेश, E का मतलब क्या है यहाँ पे, आवेश, चार्ज,
और m का मतलब है द्रव्यमान, मतलब मास। m का मतलब क्या है? मास। तो E बाय m का मान कितना है? 1.759 गुणे 10 की घात में 8 कूलम पर ग्राम। मतलब कहने का मतलब इतना सा है कि अगर आपके पास 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन है, कितना ग्राम इलेक्ट्रॉन है भैया? 1 ग्राम। तो उसका आवेश कितना होगा? 1.759 गुणे 10 की पावर में 8 कूलम। ठीक, नोट डाउन करिए, ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इलेक्ट्रॉन के गुण, इलेक्ट्रॉन के गुण। तो भैया इलेक्ट्रॉन के गुण क्या क्या है? सबसे हल्का, ये बात वापस से वही आ गई है कि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मूलभूत कण है। इसे हम -e के जरिए दर्शाते हैं। किसके जरिए दर्शाते हैं? -e के जरिए दर्शाते हैं। ठीक, ये अत्यंत सूक्ष्म कण है। वही बातें दोबारा बोली जा रही है कि सबसे छोटा, सबसे हल्का, और -e के द्वारा दर्शाया जाता है। इसकी त्रिज्या लगभग 1 गुणित 10 की घात -13 सेंटीमीटर होती है। इलेक्ट्रॉन एक, फिर से वही देखिए, ऋण आवेशित होता है। इसका आवेश कितना होता है? -1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इलेक्ट्रॉन का जो भार है, या उसके वेग के साथ बदलता रहता है। वेग के बदलने से इसके द्रव्यमान पे भी बदलाव देखने को हमें मिलता है। ये सारे पॉइंट्स है, इसको आपको सिर्फ याद करना है। तो इस प्रकार आज की क्लास समाप्त होती है। जानता हूं थोड़ी लंबी हो गई है, पर नेक्स्ट क्लास से हम ट्राई करेंगे कि लेक्चर को जल्दी करें, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको समझाऊंगा नहीं, उदाहरण नहीं दूंगा, तो आपको ये क्लासेस जो हैं समझ नहीं आएंगी। और फिर जब आपको समझ नहीं आएगा तो ये तो मेरे को खराब लगेगा कि मैंने पढ़ाया और बच्चों को समझ नहीं आया। तो भाई, बी मोटिवेटेड, क्लास से जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहिए, पूरा लेक्चर देखिए, और जो डाउट हो हमारे हमारी टीम से संपर्क कीजिए। हम सारे डाउट को क्लियर करने की आपकी कोशिश करेंगे और आपका सिलेक्शन कराने में पूरा पूरा आपका साथ देंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।